नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पाठ संख्या 2 शक्ति, सत्ता एवं वैधता के बारे में। आज के पाठ का शुभारंभ करने से पहले आइए मित्रों एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज की धमाकेदार क्लास का शुभारंभ करते हैं। और मोटिवेशनल कोटेशन आपके सामने स्क्रीन पे है मित्रों, एक बार पढ़ो। ना कभी भागे और न ही कभी रुके, ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में लंबी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं और न रुकने की आवश्यकता है। आप जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से बस चलते रहे, उसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक नहीं आने दे। बस अपनी तैयारी का आप लोग मिल करके एक ऐसा समय के अनुसार प्लान बना दो कि मुझे प्रतिदिन बस इतना पढ़ना है, उसमें हमें न तो तेज भागना है न रुकना है, बस हमेशा जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। तो कोटेशन हम लोगों को कहता है, ना कभी भागे न कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है मेरे प्रिय साथियों। इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ चलो मित्रों आज के क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। धमाकेदार क्लास होगी आज अपना शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में, जिसके बारे में हम एक बार पूर्व में कुछ से पाठ की चर्चा कर रहे हैं। आज अगले हेडिंग की चर्चा कर रहे हैं मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, पिछले वीडियो जो दो थे उसमें हम लोगों ने शक्ति के बारे में पढ़ा। आज हम मित्रों जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है सत्ता। पाठ का नाम है ना, थंबनेल में देखा आपने, शक्ति, सत्ता एवं वैधता। तो हमने शक्ति की चर्चा कर ली है, अब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे मित्रों? सत्ता के बारे में। आप बोलेंगे अच्छा, ये सत्ता को क्या होता है? हमने कहा एक मिनट मित्रों, एक लाइन लिखी हुई है कि प्राचीन काल, जहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन, मित्रों ये लाइन पढ़ो, जहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। नाम आया है, जब प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसमें किसको महत्वपूर्ण माना जाता था? शक्ति को। आप बोलेंगे एक मिनट रुको। हमने कहा मित्रों रुक गए, बताओ। आप बोलेंगे कि नाम आया है जब प्राचीन और मध्यकालीन, ये होता क्या है? हमने कहा मित्रों देखो, 1200 ईस्वी से पूर्व का जो समय था उसको बोलते हैं प्राचीन काल। क्या कहते हैं मित्रों? 1200 ईस्वी से पहले का जितना भी समय है वो सारा समय कौन से काल में गिना जाएगा? प्राचीन काल। आप बोलेंगे अच्छा मध्यकाल क्या होता है? हमने कहा देखो मित्रों, 1200 ईस्वी से लगा करके 1700 ईस्वी के बीच का जो समय है, 1200 ईस्वी से लगा करके 1700 ईस्वी के बीच का समय है, इसको मित्रों बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। आप बोलेंगे अच्छा, प्राचीन काल मानी 1200 ईस्वी से पूर्व। हमने कहा हाँ बिल्कुल। आप बोलेंगे अच्छा मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का समय कहलाता? हमने कहा हाँ। आप बोलेंगे एक मिनट सर, हमने कहा हाँ। तो फिर आधुनिक काल किसे कहेंगे? हमने कहा देखो, 1700 ईस्वी से लगा करके आज तक का जो समय है, 1700 ईस्वी से वर्तमान तक का समय है, वो किस में गिना जाएगा मित्रों? तो आपको बोलना है, उसको बोलेंगे आधुनिक काल। क्या बोलेंगे मित्रों? आधुनिक काल। तो अब देखो लाइन को पढ़ो सत्ता के बारे में। जहाँ प्राचीन काल एवं मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी, मतलब राजा का शासन हुआ करता था। जैसा राजा सोचेगा, जैसी राजा की इच्छा होगी वैसा कानून बनाएगा, जनता की उसमें कोई राय नहीं ली जाती थी। तो प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के पास क्या हुआ करती थी? शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वंश अपॉन ए टाइम शक्ति का बोलबाला था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि आधुनिक काल में दुनिया के लगभग सभी देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया है। मतलब सरकारों का चुनाव है वो जनता के द्वारा होता है, और जब जनता सरकार का चुनाव करती है तो वह शक्ति की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है, वहाँ किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है मित्रों? सत्ता की। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति महत्वपूर्ण थी,
वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण हो गई है मित्रों? आप बोलेंगे सत्ता। हमने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जहाँ प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्था में तो शक्ति महत्वपूर्ण थी, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण हो गई है? सत्ता। आप बोलेंगे अच्छा। हम जब मित्रों जब किसी चौराहे पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी बलशाली कोई गुंडा बंदूक के बल पर है, हम लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करवाता है, तो वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बलशाली के आदेश की पालना करना शक्ति है। किसी गुंडे के आदेश की आप पालना करोगे तो उसको किसके अंतर्गत गिना जाएगा? शक्ति के अंतर्गत। वहीं यातायात पुलिस के इशारे पर आप चौराहे पर रुक जाते हैं, तो वो यातायात का पुलिस वाला किसका प्रतीक है? सत्ता के बाद सत्ता का प्रतीक है। जहाँ हम किसी गुंडे के आदेशों की पालना करते हैं तो गुंडा शक्ति के बल पर अपने आदेशों की पालना करवाता है, लेकिन यातायात पुलिस के इशारे पर जब हम चौराहे पर रुकते हैं तो यातायात पुलिस है वो किसका प्रतीक है मित्रों? सत्ता का। आप बोलेंगे अच्छा, पुलिस वाले को सत्ता कैसे मिल गई? हमने कहा देखो मित्रों, जब शक्ति के साथ क्या जुड़ गई है? वैधता। याद रखना, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता कहलाती है। सत्ता किसे कहते हैं मित्रों? परिभाषा आ रही है, ध्यान से सुनना। जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है, शक्ति के साथ क्या जुड़ गई? वैधता, तो क्या कहलाती है? सत्ता। तो मित्रों याद रखना, सत्ता की परिभाषा है शक्ति प्लस वैधता। देखो मित्रों स्क्रीन पे थोड़ी नजर दौड़ाओ। शक्ति प्लस क्या जुड़ गई? शक्ति के साथ वैधता। जब शक्ति और वैधता जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? बराबर सत्ता कहलाती है। जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो मित्रों क्या कहलाती है? सत्ता। तो याद रखना, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता कहलाती है। एक विद्वान थे, नाम था मित्रों बायरस्टेड। उसने कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। शक्ति तो है लेकिन उसका प्रयोग करने की एक संस्था बनाई हुई है। बायरस्टेड बोला कि सत्ता शक्ति के प्रयोग करने का संस्थात्मक अधिकार है। शक्ति का आपके पास है लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई विशेष एक संस्था बनी हुई है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का एक संस्थात्मक अधिकार है। ये परिभाषा किसने दी? प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर तो आपको बोलना है कि बायरस्टेड ने दी। आप बोलेंगे प्रश्न कैसे पूछ लेगा? हमने कहा देखो मित्रों ऐसे पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, ये किसका कथन है? ए में लिखेगा हेनरी फयोल, बे में लिखेगा बायरस्टेड, से में लिखेगा ये दोनों, दे में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर कर देना है बायरस्टेड। अब बोलेंगे अच्छा। हमने कहा हाँ मित्रों, बायरस्टेड ने कहा सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। आप बोलेंगे अच्छा, और कौन सा विद्वान था? हमने कहा एक विद्वान का नाम आपको और याद रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे नाम क्या है? हमने कहा ये देखो लिखा हुआ है हेनरी फयोल। बोर्ड एग्जाम सन 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति का नाम है। ये परिभाषा किसने दी? हेनरी फयोल। हेनरी फयोल के अनुसार सत्ता को परिभाषित कीजिए। एग्जामिनर ने प्रश्न ऐसे पूछा था कि हेनरी फयोल के अनुसार सत्ता को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा थी कि हेनरी फयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति का नाम है। सत्ता नंबर 1 आदेश दे सकती है और सत्ता ने जो आदेश दिया है उसका पालन भी करवा सकती है। तो हेनरी फयोल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति का नाम है। मित्रों याद रखना, सत्ता का अर्थ होता है जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है। आप बोलेंगे अच्छा वैधता क्या? हमने कहा कानून। कानूनी शक्ति सत्ता कहलाती है। जब कानूनी शक्ति होती है तो वो सत्ता कहलाती है। तो हेनरी फयोल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति का नाम है। तो मित्रों कितनी परिभाषा याद रखनी है? 2। आप बोलेंगे अच्छा कौन कौन सी? हमने कहा 2 नाम उंगली पे याद कर लो। नंबर 1 बायरस्टेड और नंबर 2 हेनरी फयोल।
बाहर स्टेट ने कहा सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं मित्रों। हेनरी फयोल ने कहा सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति का नाम है। नंबर 1, सत्ता क्या देती है? आदेश, और आदेश का पालन भी करवा लेती है। आप बोलेंगे अच्छा। अब मित्रों सत्ता की परिभाषा समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शक्ति के साथ, निष्कर्ष के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है मित्रों तो वो क्या कहलाती है? सत्ता। आप बोलेंगे अच्छा, हम शक्ति की पालना तो नहीं करना चाहते। हमने कहा क्यों? आप बोलेंगे वो तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण है, लेकिन हम तो सत्ता चाहते हैं। हमने कहा आप सत्ता का पालन क्यों करते हैं? तो सत्ता पालन के 4 आधार है। हम लोग सत्ता का पालन मित्रों क्यों करते हैं? इसके कितने आधार है? 4। हम सत्ता का पालन इसलिए करते हैं, नंबर 1, सत्ता के प्रति हमारा क्या है? विश्वास है। जैसे हम यातायात सड़क पे जा रहे हैं, यातायात पुलिस वाला कोई खड़ा है, हम लोगों को इशारा किया, अब पुलिस वाले के प्रति हमारा भरोसा है कि ज़्यादा समय तक नहीं रोकेगा, यदि हम कानूनी दृष्टि से सही होंगे तो ये हमें जाने के लिए छूट दे देगा। हमारा उसके प्रति क्या है? विश्वास। और जब हम किसी गुंडे के इशारे पे रुकते हैं तो गुंडे के प्रति अपना भरोसा थोड़ी है कि कितने समय के लिए रोकेगा, लूटपाट भी करेगा, गाड़ी छीन लेगा, पर्स छीन लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा, कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन सत्ता के प्रति ऐसी कुछ बातें नहीं है। सत्ता के प्रति हम लोगों का क्या होता है मित्रों? विश्वास। हम सत्ता पालन क्यों करते हैं? तो सत्ता पालन के कितने आधार हैं मित्रों? 4। नंबर 1, सत्ता के प्रति हमारा क्या है मित्रों? विश्वास। नंबर 2, सत्ता सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, उसको बोलते हैं एक रूपता। सत्ता व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करती है, सभी के लिए एक जैसा कानून होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है। वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है, वो एक रूपता देश में स्थापित करता है। तो याद रखना, सत्ता का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता के प्रति हमारा क्या है मित्रों? विश्वास। नंबर 2, सत्ता सबके लिए एक जैसा कानून बनाती है। नंबर 3, सत्ता हमेशा काम करेगी तो लोकहित में करेगी, कभी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करेगी। सत्ता का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सत्ता है वो लोकहित में कार्य करती है। लोकहित का अर्थ होता है जन कल्याणकारी कार्य करना। लोक मानी लोग, हित मानी भलाई में, लोगों की भलाई में जब सत्ता काम करती है, इसलिए लोग सत्ता का पालन करते हैं। और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो सत्ता का पालन नहीं करते हैं, हालांकि सत्ता सही कहती है फिर भी नहीं करते हैं, तो सत्ता है वो दबाव दे करके भी पालन करवा लेती है मित्रों। सत्ता का पालन सत्ता दबाव दे करके भी कानून का पालन करवा लेती है। कोई दिक्कत नहीं। चलो मित्रों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आपको भविष्य में रिवीजन मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे खींचेंगे? हमने कहा देखो ये स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट खींच लो। कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने थोड़ा क्या है कि वो बोर्ड साफ कर दिया, जो लिखा था साइड में वो पूरी तरह से साफ हो गया। अगर आप उसको भी देखना चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके देख लेना मित्रों। ठीक है, आगे चलें। ओके, ये हम गए नेक्स्ट स्लाइड पे मित्रों। तो याद रखना, सत्ता की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और सत्ता पालन के आधार मित्रों हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सत्ता के रूप या प्रकार। सत्ता, आपके मन में सवाल आएगा कि कितने प्रकार की होती है? रूप या प्रकार। सत्ता के क्या पढ़ेंगे? रूप या प्रकार। एक समाजशास्त्री हुआ था। आप बोलेंगे अच्छा, नाम क्या था? हमने का नाम था मैक्स वेबर। एक समाजशास्त्री था, नाम था मैक्स वेबर, और उस मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए मित्रों। कौन कौन से बताए? नंबर 1, परंपरागत सत्ता। नंबर 2, करिश्मई सत्ता। नंबर 3, कानूनी सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए? 3। मैक्स वेबर ने कहा सत्ता 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, परंपरागत सत्ता होती है। नंबर 2, करिश्मई सत्ता होती है। और नंबर 3, कानूनी सत्ता होती है। आप बोलेंगे अच्छा, ये परंपरागत सत्ता क्या है? हमने कहा वह सत्ता जो वंश और परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होती है।
वह सत्ता जो इतिहास और परंपराओं पर आधारित होती है परंपरागत सत्ता कहलाती है। इस परंपरागत सत्ता के अंतर्गत ये माना जाता है कि सत्ता उसी व्यक्ति के पास रहनी चाहिए जो प्राचीन काल से सत्ता का उपयोग करता आ रहा है, उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। परंपरागत सत्ता का आधार होता है परंपराएं एवं इतिहास। परंपराएं एवं इतिहास। मित्रों, अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। इतिहास, ओके। परंपरागत सत्ता का आधार होता है परंपरा एवं इतिहास। नंबर 2, परंपरागत सत्ता किसे कहते हैं? तो आपको बोलना है परंपरागत सत्ता परंपरा और इतिहास पर आधारित होती है तथा इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सत्ता उसी व्यक्ति के पास या परम वंश के पास रहनी चाहिए जो परंपरा से सत्ता का प्रयोग करता आ रहा है। जैसे घर में वृद्धजनों की सत्ता। जैसे अपने भारतीय समाज में परंपरागत दृष्टि से देखें तो संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में जो घर का बड़ा बुजुर्ग सदस्य होता था उसकी आज्ञा का पालन सब लोग करते थे। घर के बड़े बुजुर्ग के पास जो सत्ता होती थी वो कैसी सत्ता है? परंपरागत सत्ता है मित्रों। तो याद रखना, परंपरागत सत्ता वंश परंपरा पर आधारित होती है और इसमें यह माना जाता है कि सत्ता उसी व्यक्ति के पास रहनी चाहिए जो परंपरा से सत्ता का प्रयोग करता आ रहा है। जैसे घर में वृद्धजनों की सत्ता कैसी सत्ता का उदाहरण है? परंपरागत सत्ता का उदाहरण है क्योंकि परंपरा से ये माना जाता है कि वृद्धों के पास ही घर का जो मुखिया है उसी के पास सत्ता होनी चाहिए। नंबर 2, करिश्माई सत्ता। वह सत्ता जो व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती है मित्रों। वह सत्ता जो व्यक्ति के गुण और चमत्कारों पर आधारित होती है उसको बोलते हैं कौन सी सत्ता? करिश्माई सत्ता। याद रखना, वह सत्ता जो व्यक्ति के गुण और चमत्कारों पर आधारित होती है करिश्माई सत्ता कहलाती है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता, अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता, श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सत्ता। ये सब कैसी सत्ता है? करिश्माई सत्ता। वह सत्ता जो व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती है उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। मानी एक व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होकर के लोग बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो ऐसी सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाती है मित्रों। तो याद रखना, वह सत्ता जो व्यक्ति के गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है करिश्माई सत्ता कहलाती है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम नेहरू जी की सत्ता थी जो नेहरू जी के गुणों पर आधारित थी, इंदिरा जी की सत्ता थी, अटल जी की सत्ता थी, वर्तमान में मोदी जी की सत्ता भी है, वो करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। नंबर 3 है कानूनी सत्ता। वह सत्ता जो किसी व्यक्ति के पद पर आधारित होती है। वह सत्ता जो व्यक्ति के पद पर आधारित होती है कानूनी सत्ता कहलाती है मित्रों। जैसे कलेक्टर की सत्ता, कोई कलेक्टर के पद पर जाएगा तो उसको जो सत्ता मिलेगी उसको बोलेंगे कानूनी सत्ता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, जिसे हम लोग कहते हैं कि वकील की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, आईएएस ऑफिसरों की सत्ता, प्रशासनिक अधिकारियों की जो सत्ता होती है वह सत्ता जो किसी पद पर आधारित होता है उसे बोलते हैं कानूनी सत्ता या तर्क संगत सत्ता भी कहते हैं मित्रों। याद रखना, कितनी सत्ता के मैक्स वेबर ने कितने रूप या प्रकार बताए? 3। नंबर 1 परंपरागत सत्ता, नंबर 2 करिश्माई सत्ता, नंबर 3 कानूनी सत्ता। वह सत्ता जो परंपरा और इतिहास पर आधारित होती है और जिसमें ये माना जाता है कि सत्ता उसी व्यक्ति के पास रहनी चाहिए जो परंपरा से इसका प्रयोग करता आ रहा है। जैसे घर में वृद्धजनों की सत्ता कौन सी सत्ता है मित्रों? परंपरागत सत्ता। नंबर 2 करिश्माई सत्ता। वह सत्ता जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है करिश्माई सत्ता कहलाती है। इंदिरा जी की, नेहरू जी की, अटल जी की, मोदी जी की सत्ता। कानूनी सत्ता। वह सत्ता जो किसी व्यक्ति के पद पर आधारित होती है कानूनी सत्ता कहलाती है। जैसे कलेक्टर की सत्ता, शिक्षक की सत्ता आदि सत्ता है वो कानूनी सत्ता कहलाती है। तो मित्रों, सत्ता के हम लोगों ने सत्ता की परिभाषा पढ़ ली, सत्ता पालन के 3 आधार पढ़ लिए, सत्ता के 3 प्रकार पढ़ लिए। अब पाठ का अंतिम हेडिंग हम लोगों के बचा है और पाठ का जो अंतिम हेडिंग है मित्रों बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं और पाठ का अंतिम हेडिंग हम लोग अब एक बार चर्चा कर लेते हैं। और पाठ का अंतिम हेडिंग हमारा है वैधता। क्या है?
वैधता। वैधता का अर्थ होता है कानूनी दृष्टि, कानून, लॉफुल, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉफुल। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में, मित्रों एक लाइन पढ़िए, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की शासन में सहभागिता वैधता का प्रमाण है। जब जनता की शासन में भागीदारी बढ़ जाती है और सरकारें हैं वो जनता की इच्छा अनुसार कार्य करने लग जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जब कार्य करती है तो उसको बोलते हैं वैधता। वैधता का अर्थ होता है कानूनी दृष्टि से कार्यों को करना वैधता कहलाता है। वर्तमान समय में दुनिया के जिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया उन देशों में जनता सरकार का चुनाव करती है और सरकारें जनता की इच्छा अनुसार और भावनाओं का आदर करते हुए कार्य करती है तो उसको हम लोग वैधता की संज्ञा दे सकते हैं। वैधता का अर्थ होता है कानूनी दृष्टि से कार्य करना, जनता की शासन में भागीदारी होना, उसको हम वैधता की संज्ञा दे सकते हैं। बस छोटा सा टॉपिक है मित्रों। जैसे वैधता प्राप्ति के साधन कौन कौन से, क्वेश्चन बनता है तो आपको बोलना है मतदान है, जनमत है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद है। इन साधनों के द्वारा वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि वैधता प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो आपको बोलना है मित्रों वैधता प्राप्ति का साधन है मतदान है, जनमत है, संचार के साधन है, राष्ट्रवाद है। ये सब वैधता प्राप्ति के साधन है। मतदान के द्वारा हम जनता से वोट लेकर के जनता के द्वारा जनता से किसी विषय पर मतदान करवा करके वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। जनमत से, संचार के साधनों से जनता की राय लेकर के भी वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों ये अपना पार्ट सेकंड हो गया पूरा, जिसमें हम लोगों ने आज सत्ता के बारे में पहले चर्चा की, उसके बाद में सत्ता के पालन के 4 आधार पढ़े, सत्ता के 3 रूप पढ़े और अंतिम छोटा सा हेडिंग था वैधता, जिसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। मुझे पूरा विश्वास है कि मित्रों आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद मित्रों, खूब खूब मंगल कामनाएं।